सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्या आप भी अपने बैकलॉग से परेशान हैं? हाफ ईयरली एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं एंड अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुधांशु, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। सो चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करना है, जिसमें हमें पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करना है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में कॉम्प्लीमेंट करके इंटरैक्ट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड अगर स्टिमुली की बात करें या स्टिमुलस क्या होता है बेसिकली, सो इट इज़ द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्टिमुली, ठीक है, अगेंस्ट दिस स्टिमुलस बेसिकली। एंड अगर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने बात करें कि हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें क्या करना है? हमें एसोसिएटेड हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है। एंड नर्वस सिस्टम में हमें थ्री चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करना है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग को क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करना है। एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम लोग को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के बारे में डिस्कस करना है। सो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? ये सेल्स और टिश्यू होते हैं बेसिकली जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। एंड इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स दिए गए हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और ये क्या डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, वो दिया हुआ है। ये बेसिकली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बोर्ड में, तो इससे ध्यान से देखिएगा। पहला हमारे पास है फोटो रिसेप्टर जो कि आइज में प्रेजेंट होता है और जो लाइट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि नोज में प्रेजेंट होता है एंड ये स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा गुस्टेटरी रिसेप्टर जो कि टंग में प्रेजेंट होता है और ये टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड फिर हमारे पास आता है फोनो रिसेप्टर जो कि ईयर में प्रेजेंट होता है एंड ये साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास आता है थर्मो रिसेप्टर जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है एंड ये टेम्परेचर को जो है सेंस करने में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है नॉइस रिसेप्टर जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है एंड ये पेन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इफेक्टर की बात करें तो इफेक्टर क्या होता है बेसिकली? इट इज़ द मसल, टिश्यू और ग्लैंड विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मतलब ये हमारे मसल्स हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम लोग फाइनली नर्वस सिस्टम की तरफ आए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ये न्यूरल सिस्टम जो होता है बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द क्विक कोऑर्डिनेशन। मतलब नर्वस सिस्टम में जो है नर्व्स का जाल जो हमारे बॉडी में फैला रहता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे जो है कोऑर्डिनेशन जो है क्विक हो सके, तुरंत हो सके। एंड अगर न्यूरल सिस्टम एनिमल्स में बात करें सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं एंड इट कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो नर्व के पहले अगर हम लोग बात करें तो अ नर्व इज़ अ बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैरीज द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनेबलिंग द सेंसेशन, मूवमेंट एंड द अदर बॉडी फंक्शन। तो नर्व क्या होता है बेसिकली? ये एक बंडल ऑफ फाइबर्स होता है जिसमें हमारे सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, मोटर नर्व्स भी होते हैं जो कि सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाते हैं और बॉडी में सेंसेशन, मूवमेंट और अदर बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम लोग न्यूरॉन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। मतलब हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है ये छोटे छोटे स्पेशलाइज सेल जो न्यूरॉन है उससे मिलकर बना होता है। न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है इन द बॉडी एंड इट कैरी द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और सिग्नल। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करें तो ये मेनली थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन से। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सेल बॉडी क्या होता है बेसिकली? इट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म एंड टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिज एंड सर्टेन ग्रैन्यूल्स बॉडी कॉल्ड द निजल ग्रैन्यूल। तो निजल ग्रैन्यूल क्या होता है बेसिकली? इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी समझ सकते हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच द रिपीटेडली। तो होता क्या है कि सेल बॉडी से कुछ शॉर्ट ब्रांचेस भी निकलते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं सेल बॉडी से, जो कि जिसके अंदर भी निजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। एंड दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। तो सबसे पहले स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? ये जो हमारे ब्रांच डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं एंड फिर ये सिग्नल कहाँ भेजते हैं? हमारे सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा एक्सॉन है। तो एक्सॉन क्या होता है बेसिकली? ये एक लॉन्ग फाइबर होता है
ओके लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, जिसका डिस्टल जो एंड होता है मतलब जो लास्ट एंड होता है वो ब्रांच होता है, एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनॉप्टिक नोब। और जो भी एक हमारा जितने भी हमारे जो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, उसके एंड में हमारे पास बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग साइनॉप्टिक नोब बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है साइनेप्टिक वेजल्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग न्यूरो बोलते हैं, ठीक है। अब अगर एक्सॉन की बात करें सो ये ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब ये सेल बॉडी से सिग्नल को अवे लेके जाती है कहाँ पे, साइनेप्स की तरफ और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करें सो इट इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एंड अगर ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग मैसेजेस के बारे में बात करें तो हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एंटर न्यूरॉन। चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, अगर तो नर्व इम्पल्स या नर्व फाइबर्स जो है उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। सो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप विद श्वान सेल्स विच फॉर्म्स अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। तो क्या होता है ना कि कुछ कुछ नर्व्स में हमारे पास कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है श्वान सेल, और ये एक शीट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन के अराउंड, ठीक है। अभी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अभी माइलिनेटेड नर्व जो है बेसिकली स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, और माइलिनेटेड न्यूरॉन किस में हेल्प करता है, ये सिग्नल को फास्ट ट्रैवल करने में हेल्प करता है क्योंकि ये जो है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, इसीलिए जो सिग्नल्स है यहाँ पे जंप करके मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है सिग्नल्स जो है फास्टर कैरी होते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन अगेन जो भी नर्व्स हमारे पास है अगर उसमें माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है तो उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इंक्लोज बाय द श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म द माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। तो कुछ श्वान सेल्स जो ऐसे होते हैं नर्व फाइबर में जो कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। एंड ये बेसिकली हमारे ऑटोनोमस इन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम साइनेप्स की बात करें, साइनेप्स क्या होता है तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं। एंड द गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनवियर। तो जो हमारे दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। आगे डायग्राम में हम इसको अच्छे से एक बार देखेंगे भी। फिर हमारे पास आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, ये वो न्यूरॉन होते हैं जो स्टिमुलस को जो है हम कहाँ तक लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। एंड मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। और फिर ये मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कहाँ लेके जाते हैं, इफेक्टर मसल की तरफ लेके जाते हैं ताकि जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सके। एंड इंटर न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन दोनों को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर हम साइनेप्स के बारे में बात करें तो साइनेप्स क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो ये क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। और ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये जो हमारा न्यूरॉन है ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, और उसके एंडिंग को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वन न्यूरॉन की एंडिंग है, ठीक है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है एंड ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर हम लोग बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में तो ये क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल। तो मोटर न्यूरॉन एंड मसल के बीच में जो हमारे पास गैप होता है या कनेक्शन होता है उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। एंड मसल सेल्स हैव द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो हमारे मसल सेल्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो कि अपना शेप और अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। और मसल सेल्स कैसे मूव करते हैं, अपने शेप्स को चेंज करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने नर्व का और न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाया, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स जो है मैंने लेबल भी किए हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आपको ब्रांचेस दिख रही है इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको लंबा एंड दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब जैसा, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। एंड ये जो एक्सॉन है ये हमारे डिस्टल एंड पे देखिए बहुत सारे पार्ट्स में टर्मिनेट हो गया है। एंड ईच टर्मिनेट पार्ट पोजेसेस द बल्ब लाइक
प्रोजेक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, और इसके अंदर हमारे पास साइनेप्टिक वेजल्स होते हैं जिसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे डेंड्राइट्स है जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं और कहाँ पे भेजते हैं, हमारे सेल बॉडी के पास भेजते हैं, और सेल बॉडी जो ये सिग्नल कहाँ पे भेजती है, फिर एक्सॉन के पास भेजती है। और आप देख सकते हैं ये हमारे श्वान सेल्स है, और दो श्वान सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आपको दिख सकता है ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, और ये जो आपको बल्ब ब्लैक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको हम लोग साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास साइनेप्टिक वेजल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जब ये जो आपको ये वाला मेम्ब्रेन दिख रहा है ये क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का मेम्ब्रेन है। फिर ये जो केमिकल्स आपको दिख रहे हैं ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाएंगे और फिर साइटोप्लाज्म से, इस तरह से सिग्नल जो है वो कैरी होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले सिग्नल जो है वो स्टिमुलस जो होता है बेसिकली रिसेप्टर्स के थ्रू जो है रिसीव होता है, फिर ये रिसेप्टर से सेंसिटिव न्यूरॉन के थ्रू जो है सिग्नल कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, जहाँ पे इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंसिटिव न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। फिर जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे जाता है, इफेक्टर के पास, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है उसके स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द सडन और क्विक एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन विच द थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक ऐसा सडन क्विक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसपे थिंकिंग जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसपे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके फूड का मूवमेंट हो गया गट के अराउंड, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी ग्लैंड्स की एक्टिविटी है इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये एक सडन क्विक एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसमें हम लोग की थिंकिंग जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, एंड इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग द क्विक रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर ये देखिए अगर रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व होगी तो थिंकिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें टाइम भी लग सकता है। तो मान लीजिए अगर कोई डेंजरस सिचुएशन है, आपने किसी हॉट पैन को टच किया हुआ है तो आपकी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स शो करती है। अगर हमारी बॉडी में थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी इस प्रोसेस में तो थिंकिंग में हो सकता है बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो है वो डैमेज हो जाए या वो ज़्यादा उसको खतरा हो सकता है, डेंजर। इसीलिए इसमें ब्रेन की थिंकिंग मतलब एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट स्पाइनल कोड जो है वो क्विक डिसीजन जो है वो ले लेता है एंड जो है इनवॉलेंट्री एक्शन जो हम लोग शो करते हैं इसके अगेंस्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट और फ्लेम, इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्स आर की बात करें तो रिफ्लेक्स आर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ जो है हमारी नर्व फॉलो करती है उस टोटल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क जो है एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया टू इनेबल द रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल सिचुएशन और स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूसिंग द सर्वाइवल एडवांटेज। और दिस पाथ लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो पाथवे होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, एंड इट स्किप द ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, और ये ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग थिंकिंग एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है एंड अलाउइंग फॉर द क्विकर रिस्पॉन्स टू पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन। ठीक है, तो आप ये देख भी सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इस साल बोर्ड के क्वेश्चन में आया भी हुआ था लेबलिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रिसेप्टर्स है, और रिसेप्टर से जो है हमारा सेंसिटिव न्यूरॉन जो है सिग्नल कहाँ लेकर जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा मोटर न्यूरॉन आप देख सकते हैं ये रिले न्यूरॉन है, इसको हम लोग इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है उसको कनेक्ट करता है। फिर मोटर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल कहाँ पे लेकर जाता है, इफेक्टर के पास, जिससे इफेक्टर मसल जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स जो है शो करती है। ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क जो है दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा ब्रेन है। तो हमें ब्रेन में डिस्कस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ब्रेन जो है हमारा बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें हम लोग को सेरिब्रम एंड डायंसेफेलॉन के बारे में पढ़ना है। डायंसेफेलॉन क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग को 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस
थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एंड फोर ब्रेन में हम लोग को सेरिब्रम के बारे में भी डिस्कस करना होता है। एंड मिड ब्रेन में हम लोग को बेसिकली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में डिस्कस करना होता है। एंड हाइंड ब्रेन में हमें क्या डिस्कस करना है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो चलिए एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है बेसिकली, इसमें सबसे पहले हम लोग को सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ऑलमोस्ट 90% जो ब्रेन का पोर्शन होता है वो सेरिब्रम कवर करता है। सेरिब्रम बेसिकली देखो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये जो दोनों हेमिस्फेयर है वो एक डक्ट से, एक थिक फाइबर कनेक्शन से नर्व के कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। सो द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेरिब्रम की बात करें तो इसके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है बेसिकली, जो आपका फोरहेड जो होता है, फोरहेड अगर आप जानते होंगे अपने टच करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिएटिविटी के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, वॉलेंट्री एंड मोटर एक्टिविटी के लिए। पैराइटल लोब क्या होता है बेसिकली, आपके फोरहेड के जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग पैराइटल लोब बोलते हैं, जो कि फीलिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है बेसिकली, ये आपके हेड के सबसे पीछे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो कि लाइट के सेंसेशन में हेल्प करता है। एंड टेम्पोरल लोब क्या होता है सेरिब्रम का, जैसे जो आपका ईयर है, तो ईयर जो आप जानते हैं उसके पास जो हमारा ब्रेन का एरिया होता है उसको हम लोग टेम्पोरल लोब बोलते हैं, जो कि साउंड के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। अब जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो कि उसका ऊपर का सरफेस होता है वो 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया किस में हेल्प करता है बेसिकली, इट इज़ द एरिया वेयर द मैसेज कम्स, ये वो एरिया होता है जहाँ पे मैसेज जो है आता है एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो कोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है बेसिकली। फिर मोटर एरिया क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन फ्रॉम विच मैसेज गो, और ये ब्रेन का वो एरिया होता है जहाँ से मैसेज जो है इफेक्टेड मसल या इफेक्टेड ऑर्गन के पास जाता है। एंड एसोसिएशन एरिया क्या होता है बेसिकली, ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन होता है, जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं डायनसेफ्लॉन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग को थैलेमस के बारे में पढ़ना है। तो थैलेमस क्या होता है बेसिकली, द सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस। तो जो हमारा पूरा सेरिब्रम होता है वो एक स्ट्रक्चर के अराउंड रैप होता है, जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। एंड इट इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग। तो बेसिकली क्या काम करता है, एक रिले की तरह काम करता है, रिले सिस्टम की तरह, ठीक है। यही डिसाइड करता है कि कौन सा सिग्नल जो है वो सेंसरी है, कौन सा मोटर है, और अगर सेंसरी है तो ये ब्रेन के किस लोब के पास जाएगा, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल, ठीक है। तो ये रिले एक्टिविटी की तरह काम करता है। एंड ऑल द इम्पल्सेस विल क्रॉस थैलेमस बिफोर रीचिंग द सेरिब्रम, और सेरिब्रम तक पहुंचने से पहले सारे सिग्नल्स, सारे सेंसरी सिग्नल्स जो है थैलेमस को क्रॉस करते हुए ही जाते हैं। फिर अगर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ब्रेन का, तो ये जो है बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हमारे हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, अर्ज ऑफ थ्रस्ट के लिए हमारे पास थ्रस्ट सेंटर होता है, अर्ज ऑफ हंगर के लिए हमारे पास हंगर सेंटर होता है, एंड सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे पास सेटाइविटी सेंटर होता है। जैसे कि जब हम लोग का खाना खाते हैं और हम लोग को लगता है कि नहीं अब हम लोग का पेट भर गया है, तो फिर हम लोग को कैसे पता चलता है इसके बारे में, तो हमारे पास बॉडी में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग सेटाइटी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अर्ज ऑफ लिबिडो, जिसको हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर सेंटर भी बोलते हैं, ये भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। फिर हाइपोथैलेमस के पास जो है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल द फीलिंग ऑफ लव, एंगर, रेज, फियर एसेट्रा, ठीक है। फिर अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस देयर इज़ अ सेपरेट इमोशनल ब्रेन, जिसको हम लोग लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है बेसिकली, हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट होता है, जिसमें हमारी सारी फीलिंग्स जो है कंट्रोल होती है। तो जिसमें हम लोग को फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एमिगडाला। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे फियर को जो है एंगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है, तो ये हमारे फियर को एंगर में कंट्रोल
करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, इट कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है इसको परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियाई एकम्बेंस क्या होता है बेसिकली, ये रिवॉर्ड पाथवे होता है जो कि हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोग समरी देखें फोरब्रेन का जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मेन thinking part of the brain, and it consists of the cerebrum, thalamus, hypothalamus, and it control the hearing, memory, reasoning and speech and emotional interpretation and all the voluntary actions जो है हमारे फोर ब्रेन के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम बात करें मिड ब्रेन के बारे में, तो मिड ब्रेन क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मतलब हाइंड ब्रेन के पॉन्स एंड थैलेमस जो है हमारा फोर ब्रेन का, उसके बीच में ये स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है। एंड अगर मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन की बात करें, मतलब पीछे के साइड, तो इसमें हमारे पास फोर स्वेलिंग्स और लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। क्वाड्री का मतलब 4 होता है, जेमिना का मतलब लोब्स होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 ऊपर के लोब्स होते हैं पेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। एंड जो हमारे पास 2 नीचे लोब्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कॉलिकुलाई, जो कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ को देख के रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स। और जब भी हम लोग किसी चीज़ को, किसी साउंड को सुन कर रिफ्लेक्स करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में बात करें, तो इसमें हम लोग को सेरिबेलम के बारे में पढ़ना है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। एंड इट हेल्प्स इन द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में प्रॉपर पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडीज इक्विलिब्रियम, एंड इट हेल्प्स इन द मस्कुलर मूवमेंट। मतलब हमारे मसल्स में जितनी भी मूवमेंट होती है वो भी सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। जितनी भी फाइन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सुई में धागा डालना हो गया, ये सारी जितनी भी फाइन मूवमेंट्स है, ये सेरिबेलम के थ्रू जो है कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो पॉन्स का आता है। पॉन्स क्या करता है बेसिकली, इट कनेक्ट द वेरियस रीजन ऑफ द ब्रेन। मतलब ये ब्रेन के बहुत सारे रीजन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसके पास रेस्पिरेशन का सेंटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सो ये क्या करता है, इट बेसिकली इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन आवर बॉडी। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग सेंटर हो गया, कार्डियक सेंटर हो गया, ब्रीदिंग सेंटर हो गया, स्वेलविंग सेंटर हो गया। ये पेरिस्टालसिस में भी हेल्प करता है। एंड ये वेसोमीटर सेंटर जो है इसके पास ये भी प्रेजेंट होता है। और मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड कैसे होता है। सो हमारा ब्रेन जो होता है वो इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो ये स्कल से जो है हमारा ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड रहता है। एंड जो ब्रेन होता है, एक क्रेनियल मेनिंजिस, एक मेनिंजिस होता है, ठीक है। एक कवरिंग होती है जो कि क्रेनियल कवरिंग होती है, जिसको हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं, जिसके 3 लेयर्स होते हैं बेसिकली। जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग ड्यूरामीटर बोलते हैं, जो मिडल लेयर होता है उसको एरिकनॉइड बोलते हैं, एंड जो इनर लेयर होता है उसको पायामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये सारे लेयर्स जो है वो किसके होते हैं, मेनिंजिस के होते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजिस एंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, एंड इट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो होता क्या है, ये जो भी मेम्ब्रेन्स है इनके बीच में, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, हमारे ब्रेन में कुछ खाली जगह होता है, कुछ स्पेसेस होता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और इनके बीच में क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग CSF भी बोलते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है बेसिकली, ये हमारे ब्रेन को किसी भी माइक्रो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारे ब्रेन को बोवेंसी प्रोवाइड करता है, लाइट वेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व द शॉक, इस शॉक को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, और ये बोवेंसी भी प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है, और ये भी मेनिंजेस के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। और जो यहाँ पे CSF होता है, ये भी किसी भी तरह के शॉक्स को ऑब्जर्व करता है। तो अगर हम आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये जो लार्जर एरिया आपको दिख रहा है ब्रेन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। और ये वाला जो है आपको एरिया दिख रहा है, ये हमारा फोरहेड वाला एरिया है, इसी को हम लोग फ्रंटल लोब भी
बोलते हैं। एंड ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल लोब। और ये जो पीछे वाला एरिया आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। एंड उसके बाद जो हमारा ईयर वाला एरिया आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। ठीक है, आई होप आपको सेरेब्रम के सारे लोब्स के बारे में पता चल गया होगा। फिर उसके बाद जो है ये हमारा आता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको जो एरिया दिख रहा है ये हमारा मिड ब्रेन है। उसके बाद ये आपको एपिथैलेमस दिख रहा होगा, ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम है जो कि दो ब्रेन के हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर ये आपको जो दिख रहा है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ब्रेन स्टेम है पूरा, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर हमारे ब्रेन का ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आई होप आपको सारा डायग्राम जो है ब्रेन का वो क्लियर हो गया होगा, सारी सिस्टम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका रिमेनिंग पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम एंड प्लांट कोऑर्डिनेशन। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe.